हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। तो वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि अभी हमारी आर एस शर्मा की सीरीज चल रही है, जहां पर हम ऑलरेडी हमारे 3 चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके थे। वन बाय वन हमने काफी कुछ जाना था। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है एंशिएंट हिस्ट्री का, नेक्स्ट फिर हमने हिस्टोरियंस के बारे में जाना था, और जो चैप्टर नंबर 3 था वहां पर हमने जाना था कि हमें हिस्ट्री के बारे में पता कैसे लगा, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे, कौन से लिटरेरी सोर्सेस थे। तो ये सारी चीजें अभी तक हम डिस्कस कर चुके, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट हम चैप्टर पे नहीं आए जो आप पढ़ना चाह रहे हैं कि स्टोन एज कब स्टार्ट होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब स्टार्ट होगा। तो थोड़ा सा और पेशेंस रखना है। हमारे एक चैप्टर और बच चुके हैं जो आपके बेसिक्स के लिए, आपके फाउंडेशन के लिए जरूरी है। तो ऐसा ही आज एक चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। हमें जाना है हमारे इंडिया का भौगोलिक ढांचा। अब वापस से दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये क्यों पढ़े, क्या जरूरत है हमें इस भौगोलिक ढांचे के बारे में पढ़ने की। तो देखिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे धीरे धीरे वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, तो आप देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक पर्टिकुलर जगह पर हमें दिखाई देती है। हम देखते हैं वैदिक एज, अर्ली वैदिक पीरियड में एक पर्टिकुलर जगह पर दिखता है और लेटर वैदिक पीरियड में मूव कर जाता है। ओके, इसी तरह से आप आगे देखते हैं महाजनपद, और उन्हीं महाजनपद में से एक जिसका नाम था मगध, वो किस तरह से एक एम्पायर में कन्वर्ट होता है। तो वो मगध ही क्यों एम्पायर में कन्वर्ट हुआ। तो ये सारी चीजें हमें जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा, हमारे इंडिया का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। दूसरा, आपने इंडिया में ज्यादातर जो इन्वेजन देखे हैं एंशिएंट टाइम पीरियड से, यानी कि प्राचीन इतिहास से ही भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यहां से लगातार इन्वेजन होते रहे हैं। ईरानी हो गए, यूनानी हो गए, फिर हम शक देखते हैं पार्थियंस, कुशान्स, हुण हो गए। ये सारे अटैक्स जो हैं वो कहां से हो रहे हैं, नॉर्थ वेस्टर्न से हो रहे हैं। आपको कब पता लगेगा कि क्या ऐसा रीजन है कि केवल इसी क्षेत्र से अटैक होते हैं एंशिएंट टाइम पीरियड में। इवन जब आप आगे मिडेवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी आप देखते हैं अफगानी शासकों का जो अटैक होता है वो भी इसी रीजन से होता है। अगर हम मॉडर्न में ब्रिटिशर्स को छोड़ दें, यूरोपियंस को छोड़ दें, क्योंकि वो तो सी रूट का यूज करते हुए इंडिया में आते हैं ट्रेड करने के लिए, लेकिन उसके पहले तक लगातार इसी रूट का यूज होता था। क्यों, क्या ऐसा रीजन है। तो ये सब आपको कब पता लगेगा, जब आप इंडिया का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर अच्छे से जान पाएंगे। ओके, तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस बार आपने यूपीएससी का पेपर देखा है ना, तो अभी रटने से बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला। एग्जाम में आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, मतलब ये नहीं जानना है हमें केवल मगध एम्पायर के बारे में, कौन राजा था, कैसे रूल कर रहा था, कितना टेरिटरी था। हमें ये जानना है कि मगध ही क्यों एम्पायर बना। उसके लिए हमें ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जानना होगा। हमें यह जानना होगा कि इंडिया में जब हम देखते हैं ब्रॉन्ज एज स्टार्ट होता है, तो उस ब्रॉन्ज एज में बड़े लेवल पर क्यों नहीं हमें मेटल्स दिखाई दिए ब्रॉन्ज के। उसके लिए हमें इंडिया का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा कि भाई हमें यहाँ पे टिन नहीं मिल रहा था, कुछ ऐसी धातुएं थी जो नहीं अवेलेबल थी, जिसकी वजह से इंडिया में इतने बड़े लेवल पर ब्रॉन्ज के हमें एक तरह से औजार या हथियार नहीं दिखाई देते। तो बेसिकली ये सारी चीजें बेसिक से जानने के लिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमारे लिए चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम इस चैप्टर को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं करने वाले। मैंने पूरी कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा इमेजेस के थ्रू आपको समझाने की। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, क्विकली करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि पिक्चर्स में हम चीजों को समझ ले, और रटना नहीं है बिल्कुल बिल्कुल भी। इस चैप्टर को जब आप बुक से स्टडी करेंगे तो आपको केवल क्लास का थोड़ा ध्यान रखना है, पिक्चर्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है, और बस एक रीडिंग लगाना है फ्लो में कि अच्छा ये सारी चीजें ऐसे ऐसे हुई हैं। अभी हम कुछ पढ़ नहीं रहे, अभी हम जस्ट अपना बेसिक क्लियर करें, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। ओके, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, ताकि हम इस तरह के और भी जो आपके लिए प्लानिंग्स कर सके। ओके, तो बस बिल्कुल भी देरी नहीं लगाते, स्टार्ट करते हैं हमारे ये चैप्टर को। ओके, सबसे पहले यहां पर हम जानते हैं थोड़ा सा हमारे भारत के बारे में। ये थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, अगर आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। आज थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत बना कैसे, है ना। एक्चुअली इंडिया ऐसा ही था, जो इंडिया की पोजीशन है वो यहीं पर थी, या फिर इसका क्रिएशन कैसे हुआ, कैसे बना, थोड़ा सा हम ये जानेंगे। और इस जानने में हम एक थियोरी का यूज करते हैं जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, अपने काम भर का पढ़ना है।
ओके। तो एक्चुअली होता क्या है, जब आप ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखेंगे तो आपको पता लगता है कि पहले क्या था। ये देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट मैप के थ्रू आपको बता दूं, पहले क्या था, पूरा का पूरा जो जितना भी आज का आप वर्ल्ड मैप आप देखते होंगे, मैंने आपको बोला भी था कि प्लीज एटलस ले लीजिए। अगर जिस भी बच्चे ने अभी तक एटलस नहीं लिया, प्लीज आज ही जाके एटलस खरीदो और खरीद के पढ़ाई स्टार्ट करो, उससे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ। अब देखो ये रहा हमारा आज के कंटेक्स्ट में वर्ल्ड मैप। अगर आज का आप वर्ल्ड मैप देखते हैं तो हमें पूरे के पूरे विश्व के मानचित्र पे बिखरा हुआ दिखाई देता है क्या, लैंड मासेस और ओशन, यानी कि स्थल मंडल और समुद्र। ओके, स्थल मंडल की अगर हम बात करें जिसको आप कॉन्टिनेंट्स भी बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। इसी तरह से हमें बहुत सारे ओशियंस दिखाई देते हैं। यहां पर आप पैसिफिक ओशन देख रहे हैं, अटलांटिक ओशन देख रहे हैं, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन। ओके, अभी एक्चुअली तो ये सारे महासागर एक ही है, मतलब पानी तो पूरा जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने अपने पढ़ने की सुविधा के लिए इनको नाम दे दिया लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो जो आज का आप वर्ल्ड मैप देखते हैं, आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ऐसा हमारा वर्ल्ड मैप नहीं था। तो कैसा था भाई, बहुत सारी ऐसी ज्योग्राफी में थ्योरी है, क्योंकि अभी मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रही हूं, तो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे जिस भी टीचर से, तो आप ये पढ़ेंगे जरूर से। तो बेसिकली ये बहुत सारी थ्योरी थी और उस थ्योरी से कंक्लूजन निकला है। मैं बस आपको यहाँ पे कंक्लूजन ही पढ़ाने वाली हूँ। तो बेसिकली कंक्लूजन ये निकला कि जो पूरा का पूरा हमारा पूरी की पूरी पृथ्वी है, आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये जितने भी आप लैंड मासेस देखते हैं, जितने भी स्थल मंडल देखते हैं, ये बिखरे हुए नहीं थे, बल्कि ये सारे के सारे लैंड मासेस कनेक्टेड थे। इस तरह से एक ही जगह पर हमें ये लैंड मास दिखाई देता था, जिसे आप क्या बोलते थे, पेंजिया बोलते थे। ओके, और ये जो लैंड मास था, ये स्थल मंडल था, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ था एक इस आकार में, और इसके चारों ओर जो पूरा का पूरा पानी है, इसको एक महासागर बोला जाता था, क्या, पैंथालाजा। ओके, अब ऐसा था पेंजिया, ऐसा था पैंथालाजा। तो फिर क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये ब्रेक हुआ, ये एक दूसरे से दूर गए? तो देखो एक थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बोलता है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी की समझ होगी तो हमें पता है कि अर्थ का इंटीरियर, जब हमने अर्थक्वेक, जिसको आप बोलते हैं सिस्मिक वेव्स, जब हमने अर्थक्वेक वेव्स या सिस्मिक वेव या भूकंपीय तरंगों के बारे में हमने अध्ययन किया, तो हमें अर्थ का इंटीरियर पता लगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पता लगी, और उस पृथ्वी की आंतरिक संरचना से हमने कंक्लूड करा कि हमारा जो अर्थ है, इसका इंटीरियर लेयर फॉर्म में हमें दिखाई देता है। पहला जिसे आप बोलते हैं क्रस्ट, सेकंड वन जिसे आप बोलते हैं मेंटल, थर्ड वन जिसे आप बोलते हैं कोर। ओके, फिर हमने इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, सिस्मिक वेव से ही उनको हमने स्टडी किया, उनमें जो चेंजेस आ रहे थे उससे हमें पता लगा कि क्रस्ट, मेंटल, कोर किस सिचुएशन में है, सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी लिक्विड है। तो हमें पता लगा कि जो क्रस्ट है और मेंटल का अपर लेयर है, ये पूरा का पूरा सॉलिड स्टेज में है, यानी कि ठोस अवस्था में है। और ओके, इसे ही क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फेयर, या फिर इसको प्लेट कहा जाता है। ओके, और ये प्लेट समुद्र के नीचे भी है, ये प्लेट महाद्वीप भी है, दोनों के ही प्लेट पाए जाते हैं। ओके, और ये जो लिथोस्फेयर है ना, ये मेंटल का जो बीच वाला लेयर है, जो सेमी मोल्टन स्टेज में, अर्धगलित अवस्था, अर्धगलित मतलब ना पूरी तरह से लिक्विड ना पूरी तरह से सॉलिड, जैसे कि आप शहद मानिए। ओके, तो सेमी मोल्टन स्टेज में हमें मेंटल का बीच वाला लेयर दिखाई देता है, जिसके ऊपर सॉलिड स्टेज में हमें लिथोस्फेयर दिखाई देता है। लिथोस्फेयर इस सेमी मोल्टन लेयर, जिसे हम एस्थोनोस्फेयर कहते हैं, लगातार इसके ऊपर मूव करता रहता है। क्यों मूव करता है? क्योंकि इस सेमी मोल्टन स्टेज वाले एस्थोनोस्फेयर में, मतलब ये अंदर बहुत गर्म है, इसके अंदर लावा भरा पड़ा है, ठीक है, जिसे आप मैग्मा कहते हैं, और इस मैग्मा चैम्बर में लगातार मूवमेंट होती है, सेल्स मूव करती है, कन्वेक्शनल सेल्स, बहुत सारी रेडियो एक्टिव प्रोसेस और अदर प्रोसेस से। और ये जो अंदर का मैग्मा इस तरह घूमता है, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से प्लेट पे लगातार प्रेशर बनता रहता है। और जब ये प्रेशर ज्यादा होता है, अगर डायरेक्शन ऐसी है तो प्लेट दूर चले जाती है, अगर डायरेक्शन ऐसे चल रही है तो प्लेट एक दूसरे के पास आती है, अगर डायरेक्शन ऐसे चल रही है तो प्लेट पैरेलली मूव करती है। आप समझ गए? तो बेसिकली ये समझाने का मोटिव इतना था कि पहले हमारा पूरा का पूरा जितना भी लैंड मास है वो एक जगह पर था, इस तरीके से, जिसे हमने पेंजिया कहा या सुपर पेंजिया कहा। लेकिन ये प्लेट है ना, नीचे कन्वेक्शनल सेल्स मूव कर रही थी, और उन सेल के मूवमेंट की वजह से ये जो पेंजिया है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ये देखें,
ओके तो इसके नीचे इस तरह की सेल होगी। तो पूरे के पूरे पैंजिया को इसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला पार्ट जिसको हमने बोला लॉरेंशिया, नीचे वाला पार्ट जिसको हमने बोला गोंडवाना। समझ में आ गया? लॉरेंशिया और गोंडवाना पहले ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, लेकिन नीचे कन्वेक्शनल सेल्स तो अभी भी मूव कर रही है। तो वापस से इन प्लेट्स के नीचे जिस तरीके से मूव करेंगे उस तरीके से ये ब्रेक होंगे। तो वापस से लॉरेंशिया और गोंडवाना भी टूटा। ओके तो ये जो हमारा इंडिया है, इंडियन पेनिनसुला, बेसिकली ये किसका पार्ट था? गोंडवाना का पार्ट था। ओके तो सबसे पहले पेंजिया दो पार्ट्स में टूटा, लॉरेंशिया गोंडवाना। लॉरेंशिया में क्या क्या आता था? इसमें आता था नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसमें आता था यूरोप कॉन्टिनेंट, इसमें आता था एशिया कॉन्टिनेंट। ओके और गोंडवाना लैंड में क्या क्या आता था? आज का साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, आज का अफ्रीका कॉन्टिनेंट, आज का इंडिया पेनिनसुला वाला पार्ट, आज का ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब गोंडवाना का पार्ट थे। ओके तो ये गोंडवाना का ही भाग था हमारा भारत। और वापस से जब ये गोंडवाना भी टूटेगा तो इंडिया का ये पेनिनसुला पार्ट अलग हो जाता है निकल के इस तरीके से। ओके और ये जब इंडिया का पेनिनसुला पार्ट हमें दिखाई देता है तो बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं कहां पर ये इक्वेटर के नीचे, यानी आज आप इंडिया की सिचुएशन कहां पर देखते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन ओरिजिनली इंडिया कहां सिचुएटेड था? सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध में था। लेकिन इसके नीचे कन्वेक्शनल सेल्स चल रही थी और उस कन्वेक्शनल सेल के कारण ये इंडिया का जो पेनिनसुला वाला पार्ट है, नीचे की कन्वेक्शनल सेल उत्तर की तरफ जा रही थी, नॉर्थ की तरफ जा रही थी, तो वो इसको मूव कराते कराते किधर ले गई? नॉर्थ की तरफ ले गई। और हमारा ये इंडियन पेनिनसुला यूरेशियन प्लेट से टकराया और प्लेट से टकराने के बाद से जितने भी इसके बीच के सेडिमेंट्स थे वो माउंटेन्स के रूप में खड़े हो गए। बीच में गैप क्रिएट हुआ, माउंटेन्स से जितनी भी रिवर्स आ रही थी उसने गैप को भरा, उसमें सेडिमेंट्स डिपॉजिट किया और उससे क्या बन गया? मैदान बन गया। तो बेसिकली जो आज का हमारा भारत बना है वो कुछ इस प्रोसेस से बना है। इसमें मैंने बहुत शॉर्टकट मारा है। अगर आप ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ते तो आपको पता लगता है टेथिस सी थी, किस तरह वो गला, फिर ये टकराती हैं दो प्लेट, इस तरह की स्ट्रक्चर है, वो सब हमें अभी नहीं जाना है। अपने काम का बस इतना ही था और भारत की इस तरह से निर्माण हुआ। तो एक्चुअली जो हमारा भारत है सबसे पुराना इसका पार्ट क्या है? ये पेनिनसुला वाला पार्ट, प्रायद्वीपीय भारत वाला क्षेत्र। और प्रायद्वीपीय भारत वाला क्षेत्र किसका हिस्सा था? गोंडवाना का हिस्सा था। क्लियर हो गया? सभी के समझ में आ गया? आगे चल के किसका निर्माण होता है? हिमालय का निर्माण। और हिमालय के बाद जो हिमालय की नदियां आती हैं वो इस उत्तरी मैदान का निर्माण करती है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। बस यही लिखा है, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है इसमें यही बोल रहे हैं राइटर कि लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व हमें पता लगता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का आविर्भाव हुआ, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। अब जब भी ये टर्म यूज किया जाएगा ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब अकेले भारत नहीं, कुछ और क्षेत्र भी है जिसको संयुक्त रूप से क्या कहा जा रहा था? भारतीय उपमहाद्वीप कहा जा रहा था, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है कि बेसिकली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये किसका पार्ट था? तो हमने अभी देखा ये किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ओके तो कभी भी पूछा जाएगा, ये पता रहना चाहिए आपको कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और पता लगता है कि ये लॉरेंशिया से अलग हुआ था। पहले पेंजिया था, लॉरेंशिया, गोंडवाना, तो गोंडवाना लॉरेंशिया से अलग हुआ और इंडिया इसी का एक हमें हिस्सा दिखाई देता है। फिर क्या बोल रहे हैं आगे कि टेक्टोनिक एक्टिविटी से पता लगता है कि लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना भी टूटा। ओके और यहां से हमें पता लगता है कि भारत अलग हुआ गोंडवाना से और अलग होकर किधर मूव करता है? नॉर्थ की तरफ मूव करता है और जाके यूरेशिया से टकरा जाता है और वहीं पे पूरा का पूरा इंडिया जो है उसका फॉर्मेशन होता है। माउंटेन्स है, प्लेन है और पेनिनसुला रीजन जो सबसे पुराना हमें दिखाई देता है। क्लियर हो गया? सभी के समझ में आ गया? अब यहां पर जो टर्म यूज किया है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसके बारे में राइटर बात कर रहा है, तो बोल रहे हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट बेसिकली क्या है? जिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर हम उस कंटेक्स्ट में बात देखें तो हमें आज का भारत, आज का बांग्लादेश, आज का नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, ये सब अगर हम मिला दे तो इसे ही संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है बच्चों? इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये रहा हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आज का पाकिस्तान हो गया, इधर आ जाओ नेपाल हो गया, इधर आ जाओ बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ये सब मिलाकर हमें क्या दिखाई दे रहा है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट
अब ये थोड़ा सा और भारत के बारे में बताना चाह रहा है। बोल रहा है कि ये तो आपने देख लिया इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि हम इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो अब यहां पर बोल रहा है कि अगर आप भारत की स्थिति देखो तो बेसिकली भारत सिचुएटेड कहां है। तो अगर आप वर्ल्ड मैप पर देखते हैं तो पहले जब ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में था, अभी हमने देखा। लेकिन फिर हमें पता लगता है कि ये मूव करता है नीचे कन्वेक्शनल सेल्स की वजह से, तो ये मूव करते हुए नॉर्थ की तरफ गया। और प्रेजेंट डे अगर हम इंडिया की इस प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो हमें पता लगता है कि भारत कहां स्थित है, नदन हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में। ये बात क्लियर हो गया। अब उत्तरी गोलार्ध में भी हमें अलग अलग बेल्ट दिखाई देती है, टेम्परेचर बेल्ट जिसे हम कहते हैं। अभी हमें ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा नहीं जाना है, बस इतना मानकर चलिए कि ये रहा हमारा सन और ये रहा हमारा अर्थ। क्लियर हो गया। अब ये अर्थ जो है अपने एक्सिस पे टिल्ट है, सीधे नहीं खड़ी है, अर्थ झुकी हुई है और झुक के रोटेट कर रही है। हमें कैसे पता लग रहा है झुकी हुई? एक तो जो इक्वेटर पे बल्ज है वो दिखाई दे रहा है, दूसरा ये कि भाई अपने एक्सिस पर रोटेट करिए। तो ऐसे रोटेट नहीं करिए, अर्थ ऐसे रोटेट करिए, इसका मतलब झुककर गोल गोल घूम रही है। तो बेसिकली क्या होता है, सन जो लाइट जाती है वो इस वाले रीजन पे, क्योंकि अर्थ का शेप कैसा है, जियोइड आप बोलते हो या फिर इस तरीके का जो स्फेरिकल शेप दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से जो सनलाइट इस वाले रीजन पर पहुंचेगी वो सबसे पहले पहुंचती है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे तापमान ज्यादा होता है। वही जो सनलाइट यहाँ पहुंचेगी अर्थ के इस वाले रीजन पे, उसको थोड़ा ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके टेम्परेचर की इंटेंसिटी कम हो जाती है और कम होने की वजह से यहाँ पे तापमान कम होता है। दूसरा रीजन क्या है कि अर्थ सीधी नहीं है कि हर जगह पे टेम्परेचर इक्वली पहुंच रहा है, चाहे कम इंटेंसिटी वाला कम, चाहे ज्यादा इंटेंसिटी वाला, अर्थ ऐसे टिल्ट है। तो इस पोजीशन पर तो एक सिचुएशन में सनलाइट ज्यादा पहुंचेगी, इस पोजीशन में सनलाइट इधर ज्यादा पहुंचेगी। आप समझ पा रहे हैं? यही रीजन है कि हमें अर्थ पे हर जगह इक्वल टेम्परेचर नहीं दिखाई देता, बल्कि टेम्परेचर में वेरिएशन दिखाई देता है। और उस वेरिएशन के बेस पर हमने अर्थ पे अलग अलग टेम्परेचर बेल्ट माने हैं। क्लियर हो गया। अभी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, इतना मानकर चलिए कि अर्थ अपने एक्सिस पर कितना टिल्ट है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, इसके बीच का जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये वो क्षेत्र है जहां पर तापमान वर्ष भर अधिक बना रहता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला क्षेत्र, तो यहां पर टेम्परेचर क्या होता है, काफी ज्यादा हो जाता है। इस वजह से इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हम ट्रॉपिकल जोन। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखें तो ये वाला पूरा का पूरा जो क्षेत्र है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ओके, और इसके आगे आप जाओ तो हमें क्या दिखाई देता है, टेम्परेट हो गया, फिर आगे आप बढ़ते हो। लेकिन हम एग्जैक्टली अगर बात करें तो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का जो जोन होता है उसको ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ओके, और इसके बाद वाला जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं हम उपोष्ण कटिबंधीय या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। अब अगर हम भारत की बात करें, इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें, तो आप इस मैप पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये रहा हमारा प्यारा देश भारत। क्लियर हो गया? मतलब मैंने बाकियों को भी मिला लिया ताकि आपको क्लियर दिखे, ज्यादा इस पे विवाद नहीं खड़ा करना है। तो ये रहा हमारा भारत, ठीक है। अब अगर आप एग्जैक्ट देखो ना, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये लगभग भारत के बीचों बीच से जाता है, ठीक है। तो अगर पूछ रहा है कि भारत किस कटिबंध में है, तो आपको पता होना चाहिए भारत कहां पर है, ये वाला रीजन जिसे आप बोल रहे हैं उष्ण कटिबंध या फिर ट्रॉपिकल रीजन, प्लस इसका जो उत्तरी हिस्सा है वो किस में आ जाता है, उपोष्ण कटिबंध, या फिर इसको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन। तो अगर भारत की बात करें, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, या फिर अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप क्या लिख कराएंगे, ट्रॉपिकल रीजन में हमें दिखाई देता है। तो भारत की अगर हम एग्जैक्ट स्थिति, एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इंडिया कहां पर सिचुएटेड है, ये रहा हमारा इक्वेटर। इंडिया, भारत जो है हमारे भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, या फिर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, या फिर भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ओके, या फिर भारत कहां पर है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। ये भारत की स्थिति होगी। तो बस यहां पर राइटर ने यही बोला है कि भारतीय
जो महाद्वीप है इसका अधिकांश भाग आपको कहां दिखाई देता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में दिखाई देता है। तो अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब है, क्यों हम इसकी जानकारी इकट्ठा करें? भाई बहुत जरूरी है। जब आप इंडिया की लोकेशन पढ़ोगे तभी आपको पता लगे ना कि भाई भारत का क्षेत्र कैसा, उष्णकटिबंधीय, तापमान ठीक है, बारिश ठीक है, तो अच्छा खासा फ्लोरा फोना है, तो कभी भी भारतीयों को जूझना नहीं पड़ा है भोजन के लिए। समझ में आ गया? यूरोपियंस भोजन के लिए जूझ रहे थे, स्पाइसेस के लिए इंडिया आ रहे थे, भारतीयों के साथ कभी ये संकट नहीं आया। अच्छे खासा मतलब शिकार के लिए या फल या पेड़ पौधे सब कुछ भरपूर मात्रा में थी, हमें इतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ा है। तो बस यही बता रहा है राइटर यहाँ पर कि भारत की एग्जैक्ट लोकेशन हमें कहां पर दिखाई देती है, और इसने कि भारत इस जगह पर है, इसने इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी वजह से हमें इंडिया में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज दिखाई देते हैं और बहुत सारे हम इन्वेडर्स को हमने अट्रैक्ट भी किया इन्हीं सब वजह से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोल रहा है कि भाई इतना ही नहीं, क्योंकि भारत इस क्षेत्र में स्थित है, इसकी वजह से भारत में हमें एक और इफेक्ट दिखाई देता है जिसे आप बोलते हैं मॉनसून। तो अभी ज्योग्राफी में बिल्कुल नहीं जानना है, फिर जाना है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो भारत है वो कैसा देश है। भारत एक मॉनसून प्रभावित देश है। ओके, मॉनसून की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा बोल सकते हैं एक ऐसा फिनोमिना है जिससे भारत में होने वाली वर्षा प्रभावित होती है। ठीक है, और हमारा जो देश है इसका मैक्सिमम जो बोल सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड है वो इसी पे डिपेंड करता है, मॉनसून पे। आजकल इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप की गई है, बड़े लेवल पे कैनाल्स बनाए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत जो है इसकी कृषि जो है कहीं ना कहीं मॉनसून से बहुत ज्यादा प्रभावित रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बता रहा है कि भारत की लोकेशन है, भारत में मॉनसून का इफेक्ट दिखाई देता है, और भारत का जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है ये हमें दिखाई देता है जून से अक्टूबर तक रहता है, जिससे देश के अधिकांश हिस्सों में जो बारिश है वो इसी मॉनसून से होती है, जिसे आप बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मॉनसून। और जो उत्तर भारत की खरीफ फसल है उसमें इसी दक्षिण पश्चिम मॉनसून का योगदान रहता है। अभी मैं आपको इमेज में दिखाऊंगी। दूसरी ओर हमें दिखाई देता है इंडिया का जो नदन पार्ट है, ये वाला जो रीजन है भारत का, यहां पर भी बारिश होती है। ठंड के महीने में आपने देखा होगा बारिश होती है नदन इंडिया वाले रीजन में, है ना। तो वो किस वजह से होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पश्चिमी विक्षोभ आता है मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य सागर से होते हुए, और वहां से वो जो पश्चिमी विक्षोभ आता है वो मेडिटेरेनियन सी से पानी ग्रहण कर लेता है और फिर आके यहाँ पे बारिश करता है, जो कि बहुत लाभदायक होती है उस समय के जो गेहूं जो इस तरह की फसलें होती हैं। ओके, इतना ही नहीं, बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत का कुछ क्षेत्र, स्पेसिफिक यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? तमिलनाडु की। तो ठंड में हमें इस वाले रीजन में भी बारिश दिखाई देती है, तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्र में, और वो बारिश किसकी वजह से होती है? लौटते हुए मानसून की वजह से। तो ये जो मानसून भारत में एंट्री करता है जून से लेकर अक्टूबर तक, अक्टूबर नहीं पहले चला जाएगा, तो ये जो मानसून एंट्री करता है यही मानसून बाद में लौटता है। क्यों लौटता है? तो उसका रीजन क्या है? ये जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पे झुक के, टिल्ट होके लगातार मूव कर रही है। इस मूवमेंट की वजह से इसका जो है वेरिएशन होता है टेम्परेचर में, उसकी वजह से ये हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। तो पहले मॉनसून का इंपैक्ट की वजह से ये हमें रेनफॉल दिखाई दे रहा है, और जब मॉनसून लौटता है ना, तो लौटता हुआ मॉनसून बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से पानी ग्रहण करते हुए जाके तमिलनाडु के कोस्टल रीजन से टकरा के और यहाँ पे क्या करता है? बारिश करता है। अब आपको पूरी ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी, कैसे वो पानी ग्रहण करेगा, फिर किस तरह से टकराएगा, फिर किस तरह से बारिश करेगा, वो सब में हमें जाना नहीं। बस ज्योग्राफिकली आप इतना समझ लीजिए कि किन किन वजह से भारत के किन किन क्षेत्रों में स्पेसिफिक हमें रेनफॉल दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया? इतनी बात सभी के समझ में आ गई? ठीक है, अब ये यहां पर बोल रहा है कि ये इतना ही नहीं, इस मॉनसून का एक और इंपॉर्टेंट रोल है आज के कंटेक्स्ट में, नहीं एंशिएंट टाइम पीरियड में। एंशिएंट टाइम पीरियड में हमें पता लगता है, यहाँ पे देखो इमेज से देखो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आ जाओ इधर। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो मॉनसून का पूरा दिखा रखा है कि किस तरह से भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, ये जून से लेके अक्टूबर वाला जो हमें मॉनसून दिखाई दे रहा है, ये आ रहा है। इससे इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में बारिश होती है, क्योंकि ये जो मॉनसून आता है ना, इसकी दो श्रेणियां बढ़ जाती है। इधर बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच ये यहां से होते हुए जाती है कहां पे? इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट में, वहां पे खूब बारिश करती है। और दूसरी ये अरेबियन ब्रांच होती है, अरेबियन ब्रांच पूरे केरला कोस्ट इधर बारिश करते हुए अरावली रेंज से सीधे होते हुए निकल जाती है। तो ये सारे जो क्षेत्र होंगे ना, ये बारिश से प्रभावित होंगे। तो आप बोलोगे हमको क्या करना है? आपको ही करना है, क्योंकि भाई ये बारिश से प्रभावित क्षेत्र है। इसी वजह से आप देखते हो कि यहाँ पे काफी सारे घने जंगल पाए जाते हैं। और जब आप आगे पढ़ोगे, वैदिक एज के बारे में पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे यहाँ पे बहुत सारे घने जंगल थे। क्यों? मॉनसून था, इसकी वजह से यहाँ पे घने जंगल
पाए जा रहे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे इसकी कटाई होगी जब लोहा आएगा, फिर यहाँ पे धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा। आप समझ पा रहे हैं, तो चीजें कनेक्टेड है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंडिया का ज्योग्राफी जानना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है, ये देखो किस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ से ये ठंड के महीने में पता लगता है कि जो पश्चिमी विक्षोभ ये आता है भूमध्य सागर से होते हुए, कैस्पियन सी से होते हुए पानी ग्रहण करते हुए भारत के इस क्षेत्र में आके बारिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा दिखाई देता है कि इसका इंपैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर पे। फिर ये है लौटता हुआ मॉनसून। ये लौटता हुआ मॉनसून देखो, यहाँ से जब ये लौटेगा ना तो यहीं से पानी ग्रहण करेगा और पानी ग्रहण करके इस वाले रीजन में बारिश करता है। कब? ठंड के महीने में। ओके, अब ये तीनों चीज तो इसने समझा दिया कि मॉनसून से भारत के इन क्षेत्रों में हमें वर्षा का प्रभाव दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक चीज और बहुत बता रहा है कि मॉनसून विंड के बारे में जब एंशिएंट टाइम पीरियड में पता लगता है, किसे पता लगता है? तो हमें पता लगता है कि जब पश्चिमी एशिया के जो देश थे, ठीक है, या फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र के जो देश थे, ठीक है, उन्हें जब इन मॉनसून विंड के बारे में पता लगा तो इन्होंने इन मॉनसून विंड का यूज किया ट्रेड करने के लिए। ये देखो, ये रहा मॉनसून विंड जब मूव कर रही है, ठीक है, आता हुआ और जाता हुआ। तो जब उन्हें पता लग गया कि मॉनसून जो हवाएं हैं, पवने हैं, वो इस समय आती हैं, इधर से इधर मूव करती है, और इस समय जाती है, इधर से इधर मूव करती है, तो उन्होंने उसी हिसाब से अपना ट्रेड भी सेट किया, क्योंकि जहाजों के थ्रू हो रहा था पूरा का पूरा। ये देखो, पर्शियन जो गल्फ ऑफ पर्शिया हो गया, या मिस्र वाला जो रेड सी से होते हुए ट्रेड हो रहा है, ये सारा ट्रेड जो है वो किसके थ्रू हो रहा है भाई? जहाजों के थ्रू हो रहा है ना। तो इसमें जब ये मॉनसून विंड का यूज करने लगे तो इनके लिए इजी हो गया था ट्रेड करना उसी विंड के फ्लो में आके, ठीक है। तो इस जानकारी का काफी यूज हुआ हमारे एंशिएंट टाइम पीरियड में ट्रेड पर्पस से। क्लियर हो गया? तो बस यहाँ पे थोड़ा सा बताया है कि किस तरह भारत का ये जो क्षेत्र है वो वर्षा प्रभावित है, और ये जो मॉनसून विंड्स है इसने बहुत हेल्प किया एंशिएंट टाइम पीरियड में ट्रेड करने में। बस इतना जान लिया। एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि चलो थोड़ा और पास से भारत को ऑब्जर्व करते हैं। आप देख रहे हो ऊपर से पढ़ते 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 जूम कर रहे हो। तो सबसे पहले हमने अभी तक क्या स्टडी करा? हमने जाना कि भारत जो है वो देश बना कैसे, मतलब देश कैसे बना, मतलब कहां से मूव करके आया। तो आपने देखा पेंजिया, फिर गोंडवाना लैंड से इधर आया, फिर ये इंडिया का फॉर्मेशन हो गया। फिर आपने जाना इंडिया की पर्टिकुलर लोकेशन, तो हमें पता लगा नदर्न हेमिस्फेयर में सिचुएटेड है। आपने देखा किस तरीके का यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है, तो तापमान यहाँ ठीक ठाक है, वर्षा यहाँ ठीक ठाक है, तो फ्लोरा फोना यानी कि जानवर वनस्पति ठीक ठाक से होंगे, खाने की हमें कभी किल्लत नहीं होगी। और इसी की वजह से एक और इफेक्ट दिखाई दे रहा है जिसको आप बोल रहे हैं मॉनसून का भी इंपैक्ट हुआ कि भारत में काफी ठीक ठाक बारिश होती है। किस पर्टिकुलर रीजन में, वो भी हमने जाना किस वजह से बारिश हो रही है, आता हुआ मॉनसून, जाता हुआ मॉनसून, और पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहां कहां पे बारिश हो रही है। फिर हमने देखा यही मॉनसून विंड्स थी, इसने हेल्प किया था एंशिएंट टाइम पीरियड में ट्रेड करने में। पर्शियन गल्फ हो गया या फिर रेड सी हो गया, वहां से किस तरह से ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे थे इन मॉनसून विंड का फायदा उठा के। अब एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। अब किसकी बात कर रहा है? बोल रहा है थोड़ा सा भारत को ऑब्जर्व करो, भारत कैसा दिखाई दे रहा है। तो बोल रहा है कि अगर हमने भारत को देखा तो हमें पता लगता है कि हमारे देश के नदन में हमें हिमालयाज दिखाई दे रहे हैं। ओके, मतलब जो है शूरवीर की तरह नॉर्थ में, उत्तर भारत में क्या है, बड़े बड़े पर्वत हिमालय खड़े हुए हैं, ठीक है। और हिमालय बना है, कैसे बना है? जब पेनिनसुला इंडिया यूरेशियन प्लेट से टकराया ना, टकराने के बाद जितना भी वहां पर अवसाद था वो मोड़दार पर्वत के रूप में उठता गया है, और इसी की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो भारत उत्तर में हिमालय और शेष तीनों दिशाओं में समुद्र से घिरा हुआ है। यानी एग्जैक्ट अगर आप इंडिया की लोकेशन देखें तो आपको क्या पता लगता है, इधर जाते हैं किसी एक मैप पे। ओके, इधर दिखा, हाँ, ये वाले मैप को आप ऑब्जर्व कर लो। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको क्या पता लगता है कि इंडिया के नदर्न पार्ट में हमें क्या दिखाई देते हैं, यहाँ पे पूरे हिमालयाज दिखाई दे रहे हैं। तो भारत उत्तर में तो हिमालय पर्वत से, और यहाँ पर देखिए बाकी भारत का जो तीनों क्षेत्र वो किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है। बेसिकली ये कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, लेकिन इंडियन ओशन ही यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और महासागर जब धरातलीय किसी स्थल के आंतरिक सतह में जाता है उसको आप सागर का नाम दे देते। तो यहाँ पर इसे बोल दिया बे ऑफ बंगाल, इसे बोल दिया अरेबियन सी। तो बेसिकली इंडियन ओशन की ही दो ब्रांच है जिसको आप अरब सागर और बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। तो राइटर ये बोल रहा है कि अगर आप भारत को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो नॉर्थ में हिमालय पर्वत है, उत्तर में हिमालय पर्वत, और नीचे हमें दिखाई दे रहा है तीनों, और ये किससे घिरा हुआ है? तीनों दिशाओं में समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। इतना ही नहीं, हिमालय की अगर आप
एग्जैक्ट लोकेशन ऑब्जर्व करो तो हमें पता लगता है कि अगर हिमालय नहीं होता तो शायद भारत की जलवायु ही कुछ और होती, भारत की स्थिति ही कुछ और होती। क्यों? क्योंकि जब हमने हिमालय की लोकेशन देखी तो हमें पता लगा कि ये जो साइबेरिया है, साइबेरिया से ठंडी हवाएं चलती हैं और ये ठंडी हवा मूव करते हुए इधर इंडिया की तरफ आती है, लेकिन हिमालय पर्वत के यहां पर खड़े होने की वजह से ये इससे टकरा जाती है, लेकिन भारत में इनकी एंट्री नहीं हो पाती है। क्लियर हो गया? तो अगर हिमालय नहीं होता तो भारत की जलवायु कुछ और होती, स्थिति ही कुछ और होती। अगर ये ठंडी हवाएं भारत में आती तो इसका अलग ही प्रभाव हमें दिखाई देता। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं राइटर, देखते हैं। साथ ही हिमालय बहुत ऊंचा होने के कारण उत्तर से होने वाले हमलों से भी देश की रक्षा करता है। इतना ही नहीं, ना केवल ये हमें नेचुरली एक डिजास्टर भी बोल सकते हैं, डिजास्टर भी नहीं बोलोगे तो बोलोगे कि एक हाँ इंपैक्ट दिखाई देता है इन ठंडी हवाओं का। एक तो हिमालय इनसे बचा ही रहा है, प्लस इतना ऊंचा है हिमालय पर्वत कि यहां से हमें कोई इन्वेजन दिखाई नहीं दे रहा। पूरा आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ डालेंगे, आपको इन्वेजन यहां से नहीं दिखाई देगा, यहां से दिखाई देगा इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से। तो बोल रहे हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी है कि उत्तर में तो पूरा ये बचा हुआ है। किससे बच गया? हिमालय पर्वत से। ना केवल प्राकृतिक रूप से बचा रहा है बल्कि इसको राजनीतिक रूप से ही बचा रहा है, कोई वहां से अटैक होते हुए हमें नहीं दिखाई देते हैं। वहीं अगर आप इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की करेंगे बात, इसको अच्छे से समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जितने भी आक्रमण मैं आपको दिखाने वाली हूं सारे उत्तर पश्चिम भारत से होंगे। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहां पर तो हिमालय खड़ा हुआ है, डट के हमें बचा रहा है, यहां तीनों ओर समुद्र से घिरा है, तो यहां पर भी हमारी स्थिति काफी कुछ सुदृढ़ रहती है। कब तक सुदृढ़ रहती है? जब तक कोई हमसे मजबूत नौसेना वाला नहीं आया। जिस दिन हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी हो गई यूरोपियंस की, वो इधर से आए तो हमारे लिए वो भी खतरा हुआ। क्लियर हो गया? तो हम अपने इस पूरे के पूरे जो बोल सकते कोस्टल रीजन है इंडिया का, इसे हम तभी सुरक्षित रख सकते हैं जब हमारी नेवी स्ट्रांग होगी। फिर भी कुल मिला जुला के ये वाला जो रीजन है और ये वाला रीजन है काफी कुछ सुरक्षित है। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? इस पर्टिकुलर रीजन की बात कर रही हूँ। इसको ध्यान से समझना तो हमें पता लगता है कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यहां पर हमें सुलेमान पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, जो कि दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की ही कड़ी है। यानी जो हिमालय माउंटेन रेंज है, जब ये माउंटेन रेंजेस बन रहे थे ना, आप यहां पर देखिएगा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये रहा पामीर नॉट, इसी का ही हमें विस्तार दिखाई देता है। कुनलुन शान, तियान शान चाइना में, इधर आ जाओ हमें दिखाई देता है हिंदू कुश माउंटेन रेंज, इधर आ जाओ सुलेमान और किरथार पाकिस्तान में दिखाई देता है, इधर आ जाओ हिमालयाज हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस सुलेमान की बात कर रहे हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। बोल रहा है क्या कि ये जो सुलेमान पर्वत श्रृंखला है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की ही दक्षिण की ओर एक कड़ी है, और ये सुलेमान पर्वत श्रृंखला के आसपास ही हमें ये कुछ पासेस दिखाई दे रहे हैं, दर्रे दिखाई दे रहे हैं, दर्रे जो कि पर्वतों के बीच से होकर जाने वाले रास्ते होते हैं, पास होते हैं, खैबर बोलन गोमल। तो बोल रहे हैं कि एक्चुअली आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको तीन इंपॉर्टेंट पास दिखाई दे रहे हैं, खैबर पास, गोमल पास और बोलन पास। इसको अपने अपने मैप पे लोकेट कर लेंगे, और यही वो जगह थी, यही वो पासेस थे जहां से लगातार जो है फॉरेनर्स जो है वो इंडिया में आएंगे और इन्वेट करके अटैक करेंगे। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि माउंटेन रेंज तो यहाँ पर भी है डेफिनेटली, लेकिन इन पासेस के थ्रू हमें लगातार यहाँ से अटैक होते हुए दिखाई दिए हैं। क्लियर हो गया? तो नदन वाला जो पार्ट है हिमालय से सुरक्षित है, दक्षिण वाला हिस्सा है समुद्र से घिरा हुआ है, तो काफी कुछ सुरक्षित है जब तक हमारी नौसेना मजबूत है। लेकिन उत्तर पश्चिमी हिस्से में जो यहाँ पे हमें सुलेमान माउंटेन रेंज दिखाई देते हैं, यहाँ पे कुछ पासेस हैं, और आगे मैं आपको बार बार बताऊंगी पूरे एंशिएंट में, इवन मिडेवल में भी बताऊंगी कि किस तरह से खैबर पास, बोलन पास, गोमल पास, इनसे जो है अटैक होते हुए दिखाई दिए। तो ये पासेस की एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे लोकेट करा दिया, मैं कभी भी बोलूंगी खैबर तुरंत क्लिक करना चाहिए कहां पर है। ओके, बोलन कहां पर है, गोमल कहां पर है, मतलब कौन किसके नॉर्थ में साउथ में, ये भी आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर राइटर? बोल रहा है कि ये दर्रे जो है, पासेस केवल नेगेटिव काम नहीं कर रही है, पासेस पॉजिटिव भी काम कर रहे हैं। ये एक तरीके से रास्ता है ना, तो रास्ते का तो दो तरीके से यूज होता है ना, एक तो कम्युनिकेट करने के लिए भी, मतलब आना जाना, संचार, व्यापार, इसके लिए भी, और दूसरा अगर आपके इरादे गलत हैं तो आप जाकर उस पर अटैक भी कर सकते हो। तो बोल रहा है कि ये जो दर्रे हैं एक तरफ तो हमारे लिए अच्छा काम करे, क्या? भारत और मध्य
एशिया, इंडिया और जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है या वेस्टर्न एशिया वाला पार्ट है, इनके बीच में यहां से व्यापार और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है ये जानिए, ठीक है। आप वैसे जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम बोलेंगे कि यूरोपियंस आए और आकर इंडिया में ट्रेड करेंगे। ओके, मतलब मेरा पर्सनली यही एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं पता था। मेरा बेसिकली साइंस बैकग्राउंड है, तो जब मैंने स्टार्टिंग में जाना तो मुझे पता ही नहीं था, बचपन से यही पढ़ रहे थे कि भाई आए आए पुर्तगाली आए, आखिर वास्को डी गामा यहाँ पर ट्रेड करने लगे। तब पता लगा कि भाई उसने रूट ढूंढा था, ऐसा लगता था। उसके पहले हम जानते नहीं थे यूरोपियंस को, लेकिन बाद में जब पढ़ा तो पता लगा अरे ये तो कुछ और है। एंशिएंट टाइम पीरियड से इंडिया का ट्रेड हो रहा था। जब हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तभी से मैं आपको ये चीजें दिखानी चालू कर दूंगी और फिर आगे हम इन्वेजन्स भी देखेंगे। तो बेसिकली राइटर यहां पर यही बोल रहा है कि जो भारत है ना, भारत का लगातार व्यापार हो रहा था इन पासेस के थ्रू। तो ये पास केवल नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव काम भी करे। पॉजिटिव मींस क्या, ये पासेस के थ्रू ट्रेड हो रहा है। किससे ट्रेड हो रहा है? सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, इन सब से भारत का व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो रहा है। व्यापारिक और सांस्कृतिक का क्या मतलब है कि भाई व्यापार तो हो ही रहा है, व्यापार होने के साथ साथ संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर मतलब आप किसी हॉस्टल में जाइए, वहां पर आपका रूममेट किसी स्टेट से हो, फॉर एग्जांपल हरियाणा से, आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से, फॉर एग्जांपल यूपी, तो अगर आप एक ही रूम में हैं तो आपके बीच में कल्चर का, संस्कृति का आदान प्रदान होगा, खान पान, विचार व्यवहार, मतलब काफी कुछ हम एक दूसरे की अपना लेते हैं आने वाले समय तक। तो एग्जैक्टली ये बोल रहा है कि ये इन पासेस ने पॉजिटिव भी काम किया, इनसे ट्रेड हुआ है, इनसे हमारे कल्चर का आदान प्रदान भी हुआ है, लेकिन साथ ही साथ बोल रहा है कि इन पासेस से बहुत सारे अटैक भी हुए हैं। चाहे हम बात करें किसकी, ईरान की, अफगानिस्तान की, सेंट्रल एशिया, बहुत सारे लगातार हमलावर हमें दिखाई देते हैं जो यहां से भारत आए। कुछ ऐसे इन्वेडर्स थे जो इंडिया में इन्वेड तो करते हैं, लेकिन वो इन्वेजन करने के बाद से भारत में ही रह गए, भारत के ही बनकर। ओके, और कुछ इन्वेडर्स ऐसे भी आए जो भारत में आए, अटैक किया, लूटपाट मचाया और मचाकर यहां से चले गए। ओके, तो अलग अलग टाइप के हमें इन्वेडर्स दिखाई देंगे और ये आपको एंशिएंट टाइम पीरियड में ही दिखेंगे। सबसे पहले ईरानी अटैक करते हैं, फिर यूनानी सिकंदर का अटैक होता है, फिर इंडो ग्रीक्स आते हैं, फिर शक, पार्थियन, कुषाण, हुण, फिर आगे चल के मिडेवल में आपको अटैक दिखाई देता है अफगानी शासकों का। तो ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ से अटैक्स भी काफी सारे रीजन से अटैक होते रहे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बोल रहा है कि थोड़ा सा अगर आप और नॉर्थ को स्टडी करो तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज दिखाई देती है, जैसे कश्मीर, नेपाल की घाटियां। ओके, तो यहाँ पर आपको कश्मीर घाटी दिखाई दे रही है, इधर नेपाल की घाटी दिखाई दे रही है। तो बोल रहे हैं कि कश्मीर घाटी की खासियत क्या है कि भाई ठंडा प्रदेश है, ऐसा समय आता है जब ठंड का, जब पूरी तरह से बर्फ से ढका होता है, तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो नीचे की तरफ उतर आते हैं। ठीक है, अपने ये बेसिकली चरवाहे वाला जीवन, तो बेसिकली वहां से नॉर्थ से साउथ की तरफ उतर आते हैं। ठीक है, और जैसे ही वापस से टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो ये वापस से उसी क्षेत्र में चले जाते हैं। तो हमें एक और चीज दिखाई दी एंशिएंट टाइम पीरियड में, भले वो कश्मीर वाला क्षेत्र जो है बिल्कुल नॉर्थ में है, लेकिन फिर भी उसका भारत के जो बाकी क्षेत्र है उससे संपर्क बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि ये लोग जो है, इनकी मूवमेंट होती थी टेम्परेचर की वजह से। जहां कश्मीर घाटी और मैदानों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहा, जब वो मैदान में आते थे, उनका एक कल्चर, इकोनॉमी, बहुत चीजें वो नॉर्थ में देते थे, नॉर्थ से लेते थे, इस तरह से मूवमेंट लगातार चल रही है। वही हमें पता लगता है कि ये जो कश्मीर है ना, आगे चल के यही पूरा का पूरा ये जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन होता है, इस पूरे में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है उसका केंद्र क्या बनता है? कश्मीर बनता है। यानी कि कश्मीर ने ना केवल इंडिया के कल्चर को इम्पैक्ट डाला, मतलब इससे लगातार आदान प्रदान होता है, इंडिया का ही पार्ट है, अलग नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि जो नदन वाला पार्ट है उस पर इम्पैक्ट डाला, साथ ही साथ इसने जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं सिल्क रूट की, आज आप देखते होंगे सिल्क रूट के बारे में, तो जब हम पढ़ेंगे कुषाण्स के बारे में, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से कुषाण ने इस पूरे सिल्क रूट पर अपना कंट्रोल कर लिया था और यहीं पे रह के वो रूल करता था। और इसी सिल्क रूट के माध्यम से जो कनिष्क था उसने बुद्धिज्म का किस तरह से एक्सपांशन किया, प्रचार प्रसार किया। और कनिष्क खुद महायान सेक्ट का फॉलोअर था बुद्धिज्म का। यही रीजन है कि आप देखते हो जो चाइना या नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान वाली जो रीजन है, यहाँ पर बुद्धिज्म की ज्यादा किस ब्रांच के
फॉलोअर्स हमें दिखाई देते हैं, महायान सेक्ट के दिखाई देते हैं। तो बस यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है राइटर कि एक्चुअली हमें पता लगता है कि ये जो कश्मीर घाटी है, इसने भारत के उत्तरी क्षेत्र के साथ-साथ जो मध्य एशिया है वहां से भी सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। ना केवल सांस्कृतिक संबंध बल्कि मध्य एशिया वाले पूरे आसपास के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का ये एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। और कभी आप कश्मीर जाइए, आप इस वाले रीजन में जाएंगे तो आपको दिखेंगे यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? नेपाल की बात कर रहा है कि हमें पता लगता है कि गंगा के मैदानी इलाकों से जो लोग हैं वो अलग अलग पासेस से होकर नेपाल की घाटी पहुंचते रहे और नेपाल के साथ भी हमारे काफी सारे सांस्कृतिक संबंध जो है स्थापित होते रहे। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको सभी कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? तो इसने हिमालय का इंपॉर्टेंस बताया, फिर इसने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करी, इसने सुलेमान रेंज की बात करी, इसने खैबर बोलन गोमल पासेस की बात करी कि किस तरह से वहां से हमारा ट्रेड भी हो रहा है और इन्वेजन भी हो रहा है। फिर इसने कश्मीर और नेपाल घाटी की बात करी कि इसने किस तरह से भारत की जो सेंट्रल एशिया या नेपाल वाला रीजन है उससे सांस्कृतिक लेन देन में आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। अब किससे आ रहा है? हिमालय से तराई वाले क्षेत्र में आ रहा है। अब तराई बेल्ट क्या है? जो लास्ट हमारा माउंटेन रेंज दिखाई देता है ना, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, शिवालिक के बाद जो हिमालय का गिरिपथ वाला क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं तराई बेल्ट। ओके, तराई बेल्ट जो है उसके बारे में यहाँ पर बोल रहा है कि मैदानों के कछारी मिट्टी में पनपे घने जंगलों की अपेक्षा जो हिमालय का तराई वाला क्षेत्र था यहाँ पे हमें घने जंगल नहीं दिखाई देते। तो इनिशियली आप देखते हैं कि ये वाला जो पूरा का पूरा तराई वाला रीजन है ना, सबसे पहले जो जंगलों की सफाई चालू हुई क्योंकि इस तराई बेल्ट में घने जंगल नहीं थे। तो जब हमें आगे सिविलाइजेशन गंगा घाटी में आते हुए दिखाई देगा तो वो कहां पर आकर सबसे पहले बसते? इस तराई बेल्ट में, क्योंकि यहाँ के जंगल घने नहीं थे, उनके लिए साफ करना बहुत ज्यादा आसान था, जंगलों की कटाई करके यहाँ पर बसना। ठीक है, तो प्रारंभिक यात्रा मार्ग इन्हीं तराइयों से पश्चिम से पूर्व की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर बने। यानी इनिशियली जब हमें दिखाई देता है, आप एक एक चीज पढ़ोगे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, फिर वैदिक एज, तो इनिशियली जो मूवमेंट है ना वो बोल रहे हैं इसी तराई बेल्ट के थ्रू होने चालू होती है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, यहीं से मूवमेंट चालू होता है। उसका रीजन भी बताया स्पेसिफिक, क्या? क्योंकि ये तराई वाला बेल्ट था, यहाँ पे कछारी के कंपेरिजन कम घने जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमें पता लगता है 6th सेंचुरी एडी के आसपास यहाँ पे ईसा पूर्व 6th सेंचुरी बीसी के आसपास सबसे पुरानी कृषि बस्तियां, यानी सबसे पहले अगर आप बात करो कि जो कृषि करने वाले लोग थे, एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे। देखो जब भी एग्रीकल्चर होगा क्या होगा? एक बस्ती बसेगी। एग्रीकल्चर का मतलब ये परमानेंट सेटलमेंट, ऐसा तो है नहीं कि आज खेती किया कल वहां से निकल जाओगे, पॉसिबल नहीं है। अगर आपने आज कुछ बोया है तो उसको सहेजना भी तो पड़ेगा ना, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, पूरा प्रोसेस जो खेती का होता है वो करना पड़ेगा, फिर जब फसल आएगी 3-4 महीने बाद तब आप उसकी कटाई करोगे। तो बेसिकली एग्रीकल्चर का मतलब सेटलमेंट ही होता है। तो बोल रहे कि जो इनिशियली हमें कृषि बस्तियां हैं वो इसी तराई बेल्ट में नजर आई। तो जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद मैं वैदिक एज पे जाऊंगी और यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पे बस्तियां बसनी चालू हुई, तो आपको पता होना चाहिए क्यों, ऐसा क्या रीजन है, डायरेक्ट क्यों नहीं इधर मूव करके कछारी मैदान की तरफ, क्योंकि घने जंगल है और लोहा नहीं होने की वजह से उनको कटाई करना थोड़ा डिफिकल्ट था। ओके, तो यही सब है चीजें, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बात कर रहा है? ऐतिहासिक भारत का वक्ष स्थल किसे बोल रहा है? यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय मॉनसून वर्षा से प्रभावित जो भारत का नदन वाला पार्ट है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो नदियों का ये क्षेत्र या भारत का जिसे वक्ष स्थल कह रहे हैं, बेसिकली वो क्या है? ये रहा भारत का वक्ष स्थल, आप इसे देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा रीजन आप देखिए ये किस तरह से नदियों से भरा हुआ है, और जब मॉनसून आता है तो इन नदियों का पानी जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर इसी की बात कर रहा है मॉनसून प्रभावित क्षेत्र की, कि नदियों के भारत में हमें ये क्षेत्र दिखाई देते हैं, नदर्न इंडिया में स्पेसिफिक। नदर्न इंडिया में कौन कौन से नदी घाटी हमें दिखाई देते हैं? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंधु का मैदान, दूसरा सिंधु गंगा जल विभाजक वाला जो क्षेत्र है, तीसरा गंगा की घाटी हमें दिखाई देता है, और लास्ट ब्रह्मपुत्र वैली दिखाई देता है। तो बेसिकली यहाँ पर बात कर रहा है कि अगर आप इंडिया का नदर्न पार्ट जो है
तराई के बाद से ऑब्जर्व करते हैं तो ये पूरा जो क्षेत्र है मानसून प्रभावित है। यहाँ घने जंगल भी पाए जाते हैं और बोल रहे हैं कि जो नदियों वाले जो क्षेत्र है ना, इसको आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ये वाला पूरा रीजन सिंधु और उसकी सहायक नदी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ओके, फिर बोल रहा है ये गंगा घाटी, गंगा, यमुना और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं। फिर बोल रहा है ये जो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों वाला जो क्षेत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट इसमें कि पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ने पे, अगर आप इस भी भारत के क्षेत्र को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, अगर मैं फॉरेस्ट के कंटेक्स्ट में बात करूं, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें यहां दिखाई दी। ठीक है, इंडस वैली के बाद से जो वैदिक एज आया वो भी अर्ली वैदिक यहीं दिखाई दिया। लेटर वैदिक जो है वो धीरे धीरे मूव कर रहा था और लेटर वैदिक कब यहां पर पहुंचता है, जब उसने लोहे की खोज कर ली थी, लोहे के लोहे के औजार बनाएगा और उससे जंगलों की सफाई करना चालू करेगा। तो ऐसा क्या रीजन था कि भाई जब उसने लोहा मिल गया, जंगलों की कटाई तब चालू करेगा, फिर वो उसकी तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर घने जंगल पाए जा रहे हैं जिसकी कटाई के लिए ठोस धातु का होना आवश्यक है, जो कि लोहे के रूप में इन्हें मिलता है। ठीक है, तो ऐसा क्या है, जब भी आप यहां से इंडिया का ये जो नदन वाला पार्ट है, इसमें वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, तो आपको लगातार जंगलों के पैटर्न में चेंजेस दिखाई देते हैं। कम घने जंगल, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो बोल रहे हैं कि ऐसा क्या है, इसका रीजन क्या है। हमारा जो भारत है वो मानसून प्रभावित देश है और ये जब मानसून का आप वितरण देखते हैं तो हमें पता लगता है कि पश्चिम से पूरब की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट, जब भी आप इंडिया में मूव करेंगे, वार्षिक वृष्टिमान जो हमें एनुअल रेनफॉल दिखाई दे रहा है वो बढ़ता जाता है। 25 सेंटीमीटर से बढ़ते बढ़ते 250 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। 25 से 250 ऐसे मूव करता है। कैसे, तो अगर मैं बात करूं सिंधु प्रदेश की, ये वाला जो इंडस वाला रीजन है, यहां पर हमें दिखाई देता है लगभग 25 से लेके 37 सेंटीमीटर तक वर्षा दिखाई देती है। फिर आ जाओ वेस्टर्न गंगा घाटी वाला रीजन, यहां पर हमें दिखाई देता है लगभग 37 से लेके 60 सेंटीमीटर के आसपास बारिश दिखाई देती है। फिर आ जाओ सेंट्रल गंगा वाला रीजन, यहां पे घनी बारिश होती है, 60 से लेके अप्रॉक्स मानकर चलिए 125 सेंटीमीटर वर्षा वाला ये क्षेत्र है। और लास्ट में आ जाओ ब्रह्मपुत्र घाटी वाला रीजन, यहां पे हमें 125 से लेके लगभग 250 सेंटीमीटर की बारिश दिखाई देती है। तो बस राइटर यही बता रहा है कि आप इंडिया के अगर ज्योग्राफिकल रीजन को अच्छे से स्टडी करें तो हमें पता लगता है कि वेस्ट टू ईस्ट मूव करने पर ये वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है और वर्षा के जो पैटर्न में रेनफॉल का जो पैटर्न है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उनके पैटर्न में भी बदलाव हो रहा है। यहाँ पे कम घने, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। इसी वजह से जो आपको एम्पायर भी दिखाई देंगे, यहाँ पे सबसे लास्ट में पहुंचेंगे। सबसे पहले यहीं पर बसाव चालू हुआ, फिर यहाँ पर गए अर्ली वैदिक, फिर लेटर वैदिक, फिर गुप्तास के टाइम पीरियड तक वहां पर पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे उनके पास में औजार, हथियार, ये सारी चीजें आ रही हैं। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। बस यही हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अभी आपको लग रहा होगा ये क्यों पढ़ रहे हैं, देखो थोड़ा सा पेशेंस रखो। जब हम चैप्टर में घुसेंगे ना, जब हम चैप्टर में जाएंगे वन बाय वन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या कुछ भी जब हम बात करेंगे वैदिक एज में, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, तो जब वहां पर चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको उनकी लोकेशन, किस तरह के औजार, किस तरह की इकोनॉमी, वो सब किससे प्रभावित है, भारत की भौगोलिक स्थिति से प्रभावित है। ठीक है, तो जब आपको भारत का भौगोलिक स्थिति अच्छे से समझ में आ रहा है, सारी चीजें क्लियर है, तो आप इमेजिन कर पाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट है। अब बोल रहा है कि लोहे के औजार के बिना, जैसा कि अभी आपने यहां पर देखा, ये पूरे घने जंगल वाले क्षेत्र हैं, तो अर्ली वैदिक लोग तो यहीं तक थे और वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। उसका रीजन क्या था, क्योंकि भाई उनके पास में ठोस कोई धातु थी नहीं जिससे वो घने जंगलों की सफाई करे। अब घने जंगल क्यों, मैंने बताया कि मॉनसून जो है उससे वृष्टिमान यहाँ से यहाँ की तरफ, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और उसका रीजन भी क्या है, आपने देखा मॉनसून की दो ब्रांचेस निकल रही है। ये वाली ब्रांच तो यहाँ से होकर मूव कर जाती है, ये वाली ब्रांच पूरा इधर जा रही है, इधर पे बारिश कर रही है और यहाँ पे घने जंगल पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही बता रहा है कि लोहे के औजार के बिना ये जितने भी घने जंगल थे और कठोर भूमि वाले प्रदेशों को साफ करना संभव नहीं था। इसी वजह से जो बड़ी संस्कृतियां हमें दिखाई देंगी उनका विस्तार कहां से कहां होता है, पश्चिम से पूरब की होता है। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, अगर मैं स्टोन एज को छोड़ दूं, स्टोन एज का
डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इंडिया में हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर आप संस्कृतियों की प्रॉपर बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एज, अर्ली, फिर लेटर, फिर मौर्यंस हमें दिखाई देते हैं। वो तो अपना कैपिटल ही पाटलिपुत्र बना देते। तो बोल रहा है कि जो बड़ी संस्कृति का विस्तार है, आप जब इंडिया के मैप को ऑब्जर्व करते हैं, उनको वन बाय वन पढ़ते हुए, तो आप देखोगे यहां से यहां मूव कर रहे हैं। ठीक है, बाद में ब्रिटिश आएंगे, वो बनाएंगे कैपिटल दिल्ली, वो बात की बात है, लेकिन हम यहां से यहां मूव कर कर गए। तो बोल रहा है कि बड़ी संस्कृतियों का विस्तार पश्चिम से पूरब हुआ है। क्यों ऐसा रीजन है? कल को यूपीएससी पूछा, आप बहुत आराम से बताना है इंडिया के ज्योग्राफिकल लोकेशन का रेफरेंस देते हुए कि भाई ये ऐसे रीजन था, ये हमारा रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन था, इसकी वजह से ये जंगलों का डिस्ट्रीब्यूशन था, और ये हमारे धातु के मिलने की पूरा क्रम व्यवस्था थी, और यही रीजन है कि बड़ी संस्कृतियां पश्चिम से पूरब की तरफ हमें बसती हुई दिखाई देती है। क्लियर हो गया? आगे बोल रहा है, सर्वप्रथम सिंधु और गंगा के मैदानों में बढ़िया फसल होने से कई संस्कृतियों का संभरण हुआ। इनिशियली हम देखते हैं ये वाला जो रीजन है ना, ये सिंधु और गंगा वाला बोल सकते हैं जो उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर ही आपको संस्कृति दिखाई देती है इनिशियली। कौन कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति। क्लियर हो गया? आगे जब लोहा मिल गया, तो परेशानी क्या थी? लोहे के औजार बनाए और उनसे क्या करने लगे? इन जंगलों की कटाई करने लग गए। ठीक है, अब जंगलों की कटाई हुई तो आगे के जो हमें कल्चर्स दिखाई देंगे, जैसे वैदिकोत्तर संस्कृति यानी लेटर वैदिक जो कल्चर्स हैं, वो हमें कहां पर दिखाई देते हैं? मध्य गंगा घाटी में दिखाई देते हैं। और निचली गंगा घाटी को गुप्त काल में उत्कर्ष मिला, यानी कि आगे चलकर ये जो निचली गंगा घाटी है, जिसे आप आज का वेस्ट बंगाल बांग्लादेश वाला रीजन कहते हैं, वो हमें गुप्ता काल में पीक पर जाते हुए दिखाई दिया। क्लियर हो गया? अंत में बोलता है कि असम सहित पूरी की पूरी जो ब्रह्मपुत्र वैली है, वो आरंभिक मध्य युग में उसको महत्व प्राप्त हुआ। यानी जब आप मिडेवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो अर्ली मिडेवल पीरियड में हमें इंपॉर्टेंस दिखाई देता है किसका? ये जो आपका ब्रह्मपुत्र और उसके आसपास का रीजन है, वहां तक हमें उसका एक्सपांशन दिखाई देता है। क्लियर हो गया? आई होप आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। देखो, कनेक्ट करना ही हमारे लिए जरूरी है। इस पिक्चर से आप समझ लीजिए अच्छे से कैसे मूवमेंट चालू हुई। तो यहां पे इंडस वैली, ठीक है, सबसे पहले यहां पर इंडस वैली, फिर आ जाते हैं अर्ली वैदिक। अर्ली वैदिक यहां पर, अब देखो इंडस वैली और अर्ली वैदिक में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी नहीं आता है तो पैनिक मत करना, सब हम एक एक करके चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जीरो से पढ़ेंगे, बेसिक से जानेंगे। बस इतना ध्यान रखो, इंडस वैली जो है वो सिंधु नदी के चारों ओर फैला हुआ था, मतलब वो महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र तक चला गया था। लेकिन जो अर्ली वैदिक है ना, वो केवल और केवल हमें 7 नदियों वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। इस जिसे आप बोलते हैं आज का पंजाब, इवन वो 7 नदी बोल सकते हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती, जो भी लुप्त हो चुकी है, इसी क्षेत्र तक ये सीमित था अर्ली वैदिक। लेटर वैदिक किधर मूव कर गया? इधर मूव कर गया, और आगे चलकर बोल रहे हैं गुप्तास के टाइम पीरियड में यहां पर ये पहुंच रहा है। कहां पर पहुंच रहा है? जो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश वाला रीजन है। और अर्ली मिडेवल जब आएगा, पूर्व मध्यकाल, तो हमें इसका महत्व वहां पर दिखाई देता है। तो अब आपसे कभी भी पूछा जाएगा, आपको पता होगा, इवन पूछा भी नहीं जाए, आप जब कल्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे तो खुद ब खुद ये जो लोकेशन में मूवमेंट दिखाई देगी ना, आप समझ पाएंगे क्यों मूव कर रहा है और ऐसे ही क्यों मूव करा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भाई अब आ जाओ रिवर का। एक तो हमें इंपॉर्टेंस समझ में आया, हमने देखा पूरा नॉर्थ में किस तरह से रिवर्स के जाल बिछे हुए हैं, मॉनसून से उन रिवर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और फिर हम देख रहे हैं फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है रेनफॉल की वजह से। फिर हमने देखा किस तरह से कल्चर्स जो है वो डेवलप कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। अब बोल रहा है कि इतना ही नहीं, जो नॉर्थ में हमें नदियां दिखाई दे रही है, बड़े लेवल पर नदियों का जाल दिखाई दे रहा है, चाहे सिंधु घाटी वाला, गंगा घाटी वाला या ब्रह्मपुत्र घाटी वाला। बोल रहे कि जो नदियां है ना, ये वाणिज्य और संचार की धमनियों के रूप में भी काम करती थी। भाई आज के कंटेक्स्ट में अगर बात करूं तो आपके पास में बहुत सारे साधन है मूव करने के, एक जगह से दूसरी जगह। गाड़ी है, फ्लाइट है, ट्रेन है, बस है, बहुत सारी चीजें, रेलवे, सब कुछ आ गया है। लेकिन मैं एंशिएंट टाइम की बात करूं, वहां पे मूव करने के लिए क्या था, है ना? अगर आप बाद में वैदिक की बात करें तो भाई घोड़े से जाते थे, लेकिन अब आपको बड़े लेवल पर सामान की आवाजाही करनी है। तो इनिशियली इन रिवर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। किस वजह से? तो यहां पर बोल रहे हैं वाणिज्य और संचार के लिए, ओके, आवागमन के लिए। ये जो उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं, जितने भी कल्चर्स डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं, उन सभी कल्चर्स में इन रिवर्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अशोका के कंटेक्स्ट में, मौर्यन एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर था, यहां पर आप देख सकते हैं इतना बड़ा एम्पायर था मौर्यन एम्पायर। ठीक है, और इस मौर्यन एम्पायर के बारे में एक बहुत ही यूनिक चीज पता लगती है अशोका के टाइम पीरियड में, कि जब अशोका रूल कर रहा था तो उसने बड़े लेवल पर रॉक इंस्क्रिप्शन जो है वो अलग
अलग अलग अपने एम्पायर में लगवाने चालू किए, जिसको आप बोल रहे हैं स्तंभ लेख, है ना। तो पत्थरों के बड़े बड़े शिलालेख जो है वो अशोक अपने एम्पायर में लगवाता था। लेकिन वो शिलालेख कैसे मूव करेंगे, है ना, भाई इतना भारी भरकम था, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना बहुत डिफिकल्ट था। और अगर आप रास्ते का प्रयोग कर रहे हो तो वो बहुत खर्चीला होता है, प्लस हर जगह आपको रोड मिलेगी नहीं, और रोड बनाना आज की तरह इजी भी नहीं था। तो बेसिकली किसका यूज किया जाता था, नदियों का यूज किया जाता था उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और अशोक ने अपने पूरे एम्पायर में उसको जगह जगह पर लगवा रखा था। ओके, तो यहां पर यही बोल रहा है कि ये जो रिवर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी एंशिएंट टाइम पीरियड में, ट्रेड के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। जैसे अशोक का इसने एक एग्जांपल दिया। इवन बोल रहा है कि ये चीज एंशिएंट तक ही नहीं, ये चीज आपकी कब तक जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड तक जाती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी उस समय भी हमें पता लगता है कि नदियों का प्रयोग किया जा रहा था संचार के साधन के रूप में। आगे चलकर हमें पता लगता है धीरे धीरे रेलवे आया, रोड्स वगैरह जो है उस पर काफी काम चल रहा था, वो ब्रिटिश ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किया। वो सब क्या था, वो सब आप मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो हमें पता लगता है ना, आंतरिक नदियों से जो व्यापार वाणिज्य संचार का काम होता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था रिवर का एंशिएंट टाइम पीरियड में। इवन आज तो ऐसा नहीं माना जाता है, लेकिन एंशिएंट टाइम पीरियड में आप देखते हो ना कि जितनी भी सिविलाइजेशन थी अच्छी अच्छी, वो नदियों के चारों ओर ही दिखाई देती हैं। चाहे आप बात करो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के चारों ओर, ठीक है। वैदिक एज के जो लोग थे, अर्ली वैदिक वाले, वो सप्त सिंधु प्रदेश में थे, 7 नदियों वाला क्षेत्र। लेटर वैदिक वाले जो थे मध्य गंगा वाले क्षेत्र में दिखाई देते हैं। इवन जब आपका एम्पायर डेवलप होता हुआ दिखाई देता है, जिन्होंने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र बनाई, तो वहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, सोन गंगा रिवर, है ना, उनका संगम वाला जो क्षेत्र है। तो रिवर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता था, नदियों का प्रयोग एक तो आवाजाही के लिए इजी होता था, प्लस उसका प्रयोग वो कर पाते थे जिस भी काम के लिए, चाहे एग्रीकल्चर के लिए, चाहे कोई इंडस्ट्री, उसके लिए उसका यूज कर पाते थे। तो इनिशियली आपको बड़ी बड़ी जो सिटीज होंगी ना एंशिएंट टाइम पीरियड में, या अगर आज भी आप इंडिया की बात करो, भारत में अगर आज के कंटेक्स्ट में भी देखो, तो बड़े बड़े जो शहर होंगे, बनारस या बड़े बड़े शहर होंगे, वो आपको नदियों पे बसे हुए दिखाई देते, वो एंशिएंट टाइम पीरियड में ही बस गए थे। तो बस यही सब बातें यहाँ पर बोल रहा है कि यही रीजन है एंशिएंट टाइम पीरियड में इस तरह से रिवर का बहुत इंपॉर्टेंस था। रिवर के चारों ओर ही हमें कल्चर डेवलप होते हुए दिखाई देते थे, रिवर के चारों ओर ही हमें बड़ी बड़ी सिटीज बनते हुए दिखाई देती थी। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि इतना ही नहीं, नदियों का क्या बेनिफिट था नॉर्थ इंडिया में, कि जब भी मॉनसून आता है, आज का भी ये देख लो भाई, बारिश आती है, बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आने की वजह से पानी जो ओवरफ्लो हो जाता है, और वो जो है उस बाढ़ के बाद से हमें दिखाई देता है जो मृदा है ना, उसके लिए वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। मतलब बेसिकली जो सॉइल का अपर लेयर जब वो डिपॉजिट करता है, उसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, जिसकी वजह से मृदा जो है वो उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इन रिवर्स का बहुत ज्यादा यूज था नॉर्थ इंडिया में। जो आप देखते हैं सॉइल बहुत फर्टाइल है, इवन आप देखते हो कि यूपी बिहार बहुत ज्यादा यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, पॉपुलस रीजन है, डेंसिटी बहुत ज्यादा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे खेती बहुत ज्यादा होती है। खेती बहुत ज्यादा क्यों हो रही है, नदी है, उपजाऊ मृदा है, ये सब चीजें हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये बोल रहा है कि रिवर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, और भी है। जो ये नदियां है ना, ये बहुत लंबे समय से राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं का काम कर रही थी। अगर आप रिवर्स की एग्जैक्ट लोकेशन देखोगे तो आज से नहीं, आज भी आप देखो कई सारे स्टेट्स के बीच में रिवर का है ना सिस्टम। तो बोल रहे हैं कि अगर आप एग्जैक्ट रिवर की लोकेशन देखोगे तो एंशिएंट टाइम पीरियड से ही ये रिवर्स जो है ना, वो एक तरह से बाउंड्री का काम कर रही थी। कैसे, थोड़ा सा हम जानेंगे। जैसे कलिंग देश, जिसको हम उड़ीसा बोलते हैं, अगर आप इसको एग्जैक्ट देखो, ओवरऑल जो हमें दिखाई देता है, इसके नॉर्थ में हमें महानदी और साउथ में हमें इसके क्या दिखाई दे रही है, गोदावरी दिखाई दे रही है। तो ये रहा जी महानदी, ये रहा जी गोदावरी, ये रहा उड़ीसा वाला रीजन। तो इसका पॉलिटिकल बाउंड्री किसने सेट कर दिया, रिवर ने सेट कर दिया, नदी ने एक तरह से स्थापित किया। तो अगर आप भारत को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, इसका ज्योग्राफिकल फिजिकल मैप भी अगर आप अच्छे से देखेंगे, तो कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी पॉलिटिकल बाउंड्री वही क्यों बनी है, क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी रिवर के बीच में सिचुएटेड है। यानी रिवर ने ही एक तरह से नेचुरल बाउंड्री क्रिएट कर दी, बस ये बता रहा है। आगे बोल रहा है, अगर आप आंध्र प्रदेश को देखो तो इसके नॉर्थ में हमें गोदावरी दिखाई दे रहा है, साउथ में हमें कृष्णा दिखाई दे रहा है। तो ये रहा हमारा गोदावरी, इधर हमें क्या दिखाई दे रहा है, कृष्णा दिखाई दे रहा है। प्रॉपर नहीं, लेकिन हाँ काफी कुछ जो है उससे मिलता हुआ क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि अगर आप इन दो नदियों की बात करें, जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ,
महानदी हो गया, सॉरी गोदावरी और कृष्णा। तो बोल रहे हैं इन दोनों नदियों के मुहाने पर हमें पता लगता है कि जो सातवाहन होते हैं ना, उन्होंने बहुत सारे सिटी डेवलप किए, बहुत सारे पोर्ट डेवलप किए। यानी आगे चलकर अगर आप देखो, गोदावरी है या फिर आपका कृष्णा है, सातवाहनों ने इन्हीं नदियों पे, क्योंकि वो समझ चुके थे इन नदियों का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, तो वो इन नदियों के आसपास बड़ी बड़ी सिटीज डेवलप करते हैं। या फिर यहाँ पर हमें पोर्ट्स भी यानी बंदरगाह का निर्माण होते हुए दिखाई देता है। तमिलनाडु का अधिकांश क्षेत्र कृष्णा और वैगई नदी के किनारे है। इधर आ जाओ, ये रहा आपका कृष्णा नदी और ये रहा आपका वैगई नदी। यहां पर आपको अच्छे से दिखाई देगा, ये रहा जी, ये हमारा वैगई रिवर है और यहाँ पर इस वाले मैप में आपको कृष्णा दिखाई देगा। तो बोल रहे हैं कि यहाँ का जो कुछ क्षेत्र है ना, यहाँ पर हमें तमिलनाडु का जो बोल सकते हैं नॉर्थ वाला स्पेसिफिक जो पार्ट है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिखाई देता है। चोल शासन, आगे आपको चोला का एम्पायर दिखाई देगा। जब मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, चोला किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, तो चोला किंगडम स्पेसिफिक वेगई और पेन्नार रिवर के बीच में दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पर है हमारा पेन्नार नदी, यहां पर है हमारा वेगई नदी, इनके बीच में हमें चोला किंगडम आगे दिखाई देता है। तो बेसिकली बोल रहा है कि अगर आप आज के कंटेक्स्ट में बात करें, जैसे हमने कुछ कुछ उड़ीसा का देखा, कुछ कुछ हमने देखा आंध्र प्रदेश का हो गया, थोड़ा बहुत तमिलनाडु का, पूरा एग्जैक्ट नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, तो ये रिवर्स जो है वो इनकी बाउंड्री ड्रॉ करी है, किसी की नॉर्थ बाउंड्री, किसी की नदन सदन, दोनों बाउंड्री ड्रॉ कर रही है। ठीक है, एंशिएंट टाइम की भी अगर बात करें तो बोल रहा है देखो चोला किंगडम की बात करो। इवन अब थोड़ा सा इधर आ जाओ, अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो हमें पता लगता है कि महाराष्ट्र का अधिकांश क्षेत्र ताप्ती भीमा के मध्य है। ठीक है, इधर आ जाओ, ये वाला जो महाराष्ट्र वाला रीजन है ना, यहां पर हमें पता लगता है कि जो महाराष्ट्र का जो ज्यादातर क्षेत्र है वो ताप्ती और एक ट्रिब्यूटरी है भीमा, इनके बीच का हमें क्षेत्र दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कर्नाटक क्षेत्र कृष्णा और तुंगभद्रा के मध्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रहा जी आपका कृष्णा और ये रही इसकी ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा। तो बोल रहा है कि जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है ना, वो बेसिकली यहां पर दिखाई देता है एक तरह से। अब देखो एग्जैक्ट देखने लग जाओगे तो नहीं, लेकिन काफी कुछ उसकी बाउंड्री ये ड्रॉ करता है। अब यहां पर मैं इंटरेस्टिंग क्या बताई थी इस तुंगभद्रा रिवर के बारे में, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ोगे, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री में इवन जो आपका मिडिवल हिस्ट्री भी स्टार्ट होता है, बहामनी किंगडम, विजयनगर किंगडम, ये जो तुंगभद्रा नदी है ना, ये एक तरह से बाउंड्री का काम कर रही थी लड़ाई के बीच में। तो इस तुंगभद्रा नदी के उत्तर में हमें दिखाई देते हैं चालुक्य और राष्ट्रकूट। ठीक है, पहले हमें चालुक्यास दिखाई देते हैं, बाद में राष्ट्रकूट दिखाई देते हैं उसी रीजन में, और दक्षिण में हमें पल्लवास और चोल दिखाई देते हैं। तो हमें पता लगता है कि जो तुंगभद्रा नदी है ना, ये इसने एक तरह से बॉर्डर का काम किया था। चालुक्यास और राष्ट्रकूट जब यहाँ रूल कर रहे थे तो ये दक्षिण की ओर, तुंगभद्रा के दक्षिण की तरफ विस्तार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। इसी तरह पल्लवास और चोल जब यहाँ रूल कर रहे थे तो ये तुंगभद्रा के साउथ की तरफ लगातार अटैक करने के लिए प्रयासरत थे। इवन आगे चल के मध्यकाल भारत के इतिहास में भी आप देखते हो कि ये जो रिवर है ना, तुंगभद्रा नदी, ये बहामनी और विजय किंगडम के बीच में, ये जो यहाँ का जो डेल्टाई रीजन था ना, इनके बीच का, ये एक तरह से बाउंड्री का काम करती है। क्लियर हो गया? मतलब ये दोनों इस वाले क्षेत्र में एक दूसरे से अटैक करने के लिए लड़ाई लगते थे, क्योंकि बहुत फर्टाइल रीजन था, बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। तो बेसिकली यहाँ पर हमें पता लगता है कि रिवर जो वो किस तरह से एक बाउंड्री भी सेट कर रही थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की बात करें तो हमें पता लगता है अरावली पर्वत जो है उत्तर में सिंधु और गंगा की नदी प्रणाली, और दक्षिण में हमें पता लगता है विंध्यन पर्वत श्रृंखला को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। ठीक है, अरावली का जो पश्चिमी भूभाग है वो हमें दिखाई देता है। ओके, अरावली का जो पश्चिमी भूभाग है वहां पर हमें दिखाई देता है। देखो अब यहाँ पर अरावली की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ये देख लो, ये रहा हमारा अरावली। ठीक है, अरावली यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके बारे में स्पेसिफिक बताइए। ये एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो अरावली जो हमें माउंटेन रेंज दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर एक तरह से ये डिवीजन का काम कर रहा है। किसके बीच में? तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जो थार वाला क्षेत्र है, किसका, रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है हमारे राजस्थान का, और इधर मालवा वाला जो रीजन है, विंध्यन वाला क्षेत्र है, गंगा वाला रीजन, इन दोनों के बीच में एक तरह से डिवीजन का काम करती है। कौन? अरावली पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर बस यही बोल रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी उत्तर में सिंधु और जो गंगा है उसको दक्षिण में विंध्यन, सॉरी
उत्तर में सिंधु और गंगा नदी प्रणाली और दक्षिण में विंध्य श्रृंखला को दो भागों में बांटती है। एग्जैक्ट अगर आप देखो तो ये एक तरह से डिवीजन हमें दिखाई दे रहा है, प्रॉपर नहीं लेकिन हाँ कुछ कुछ हद तक दिख रहा है। ठीक है, अरावली का जो पश्चिमी भूभाग है थार मरुभूमि है। ठीक है, यानी अरावली का अगर आप ये वाला पार्ट देखो तो ये थार डेजर्ट है, यानी यहाँ पर आपको क्या पाया जाता है, रेगिस्तान मिलता हुआ दिखाई देता। वहीं इसके दक्षिण पूर्वी भाग जो है, ये वाला जो हिस्सा हो गया साउथ ईस्ट वाला रीजन है, यहां पर हमें थोड़ा सा फर्टाइल लैंड दिखाई देता है, राजस्थान का उपजाऊ मृदा दिखाई देता है। इवन यहां पर हमें दिखाई देता है तांबे की खान जो हमें खेतरी में मिलती है। तो बेसिकली यहां पर तांबे की खान होने की वजह से ही जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है इसी वाले रीजन में हमें चालकोलिथिक कल्चर डेवलप होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, चालकोलिथिक कल्चर या फिर ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति हमें कहां दिखाई देता है, इस पर्टिकुलर रीजन में हमें दिखाई देता है। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये देख रहे हो अरावली ने किस तरह से राजस्थान का ही दो एक पर्टिकुलर रीजन, एक हमें थार वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, दूसरा हमें उपजाऊ रीजन दिखाई दे रहा है जहां पर तांबे की खाने भी उपलब्ध है और आगे ताम्र पाषाणिक संस्कृति में उसका हमें योगदान मिलता है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं नेक्स्ट कि राजस्थान की सीमा धीरे से किस में मिल जाती है, गुजरात से मिल जाती है। और ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है यहाँ से हमें कई सारी नदियां बहती हुई दिखाई देती, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, और यहाँ से होते हुए कहाँ समुद्र में जाकर गिर जाती है। हालांकि जो पश्चिमोत्तर छोर है, ये वाला जो रीजन है गुजरात का स्पेसिफिक पश्चिमोत्तर छोर, मतलब ये वाला जो काठियावाड़ वाला रीजन है, ये हमें दिखाई देता है कि थोड़ा सा कैसा है, कम वर्षा वाला है, मतलब बहुत फर्टाइल नहीं है। क्लियर हो गया। जहां ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर तो हमें बहुत सारी रिवर्स दिखाई दे रही, काठियावाड़ वाला रीजन है, यहाँ पे बारिश कम होने की वजह से थोड़ा सा ये कम उपजाऊ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना गुजरात का तटीय क्षेत्र, ये काफी दंतुर है। मतलब दंतुर होने का मतलब है कि ये पोर्ट बनाने के लिए काफी अच्छा है। इसी वजह से एंशिएंट टाइम पीरियड में आप देखते हो, आपने सबने लोथल का नाम सुना होगा। ठीक है, तो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते तभी से हम यहाँ पर पोर्ट की बात करते हैं और लोथल पोर्ट सिटी की बात करते हैं। तो बेसिकली यहां पर ही क्यों वो डेवलप हुआ, उसका रीजन क्या था, क्योंकि ये जो तटीय क्षेत्र है वो काफी दंतुर है। दंतुर होने की वजह से ये बंदरगाह बनाने के लिए प्राकृतिक रूप से काफी उपयुक्त हमें दिखाई देता है। गुजरात का जो बंदरगाह है, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे गुप्तास के बाद वाला जो टाइम पीरियड है, हम वहां पर पढ़ते हैं कि ये जो रीजन है ना मालवा वाला, आप देखो कि मालवा के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष होगा इस मालवा प्लेट्यू वाले आसपास के रीजन के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता लगता है कि गुजरात का ये जो बंदरगाह क्षेत्र था, इसके भीतरी क्षेत्र के रूप में मालवा का पठार काम करता था। आप थोड़ा सा यहां पर समझिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गुजरात के बंदरगाह के लिए मालवा महत्वपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र यानी भीतरी क्षेत्र था, क्योंकि वहां से आपका प्रॉपर ट्रेड हो रहा है। तो वो क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं इनके ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। इसी वजह से आगे चल के हमें दिखाई देता है कि इस मालवा वाले रीजन पर कंट्रोल करने के लिए लगातार दक्कन और उत्तर की शक्तियां आपस में लड़ते रहेंगी। जब हम आगे पढ़ेंगे पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, तो ये जो मालवा वाला रीजन था ना, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा संघर्ष दिखाई देता है, चाहे नॉर्थ या साउथ के जितने भी हमें रूलर्स दिखाई देते हैं। उसका रीजन क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया, ट्रेड जो है उसके लिए ये इस पर कंट्रोल करना चाहते थे। ओके, आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है गंगा यमुना दोआब के दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य हमें दिखाई देता है, जो पश्चिम में चंबल नदी और पूरब में सोन नदी और दक्षिण में विंध्य और नर्मदा से घिरा हुआ है। तो यहां पर मध्य प्रदेश की बात कर रहा है स्पेसिफिक कि किस तरह से इसको भी रिवर जो है वो अलग कर रही है, रिवर जो है वो इसका बॉर्डर या फिर इसका बाउंड्री डिसाइड कर रही है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि हमारे पूरे के पूरे देश में आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा यातायात में कठिनाई थी। मतलब एंशिएंट टाइम पीरियड में, आज तो बहुत सारा आपके पास में साधन हो गया है, लेकिन एंशिएंट टाइम पीरियड में आप देख रहे हो जगह जगह आपको नदियां दिखाई दे रही हैं, इस तरह से पर्वत दिखाई दे रहे हैं, माउंटेन रेंजेस दिखाई दे रहे हैं, प्लेट्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करना बहुत डिफिकल्ट था। और ऐसी स्थिति में किसी भी एक रूलर के लिए पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इसके बावजूद हुआ ऐसा, आप सभी को पता है अशोका ने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट जो है, अगर स्पेसिफिक सदर्न इंडिया वाला पार्ट छोड़ दे, सदर्न मोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट छोड़ दे, तो ऑलमोस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर किसने, अशोका ने कंट्रोल कर लिया था। ओके, आगे बोला जाता है गुप्तास के बारे में भी, लेकिन एग्जैक्ट हमें मौर्यंस के टाइम पीरियड में दिखता है। तो हमें पता लगता है कि भाई इतनी ज्यादा नेचुरल डाइवर्सिटी जो इंडिया में दिखाई दे रही है, रिवर्स है, माउंटेन रेंजेस है, इस वजह से किसी भी एक रूलर के लिए इन सब पार्ट्स पे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, आगे
प्रत्येक प्रदेश ने एक ऐसी पृथक सांस्कृतिक इकाई का रूप धारण किया, क्योंकि नेचुरली हमें इसमें डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा। तो इनकी संस्कृति, इनका खान पान, रहन सहन सब बदलेगा ना भाई जगह के हिसाब से। अब आप थार में जाओ तो वहां पर रेगिस्तानी क्षेत्र है, उनका पहनावा, उनका खान पान बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। अगर आप जाओ पहाड़ी क्षेत्रों में तो उनका खान पान पहनावा बिल्कुल अलग होगा। अगर आप जाओ प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अलग होगा, तो उनका कल्चर भी अलग हो रहा था धीरे धीरे। तो यहाँ पर बस इतनी ही बात बोली जाती है कि हर एक प्रदेश जो है उसकी अपनी एक अलग सांस्कृतिक इकाई दिखाई देती है, और उसका आगे चलकर अपनी एक अलग भाषा, अलग जीवन पद्धति भी हमें दिखती है। ओके, तो इसी तरह से धीरे धीरे इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी भी डेवलप हुई। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो रीजन बनता है कल्चरल डाइवर्सिटी का। अलग अलग भाषा, बोली, रीति रिवाज, ये सब धीरे धीरे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि उत्तर और पश्चिमी भारत की अगर मैं भाषाओं की बात करूं, स्पेसिफिक अगर मैं हाईलाइट करूं, तो हमें पता लगता है कि इंडिया का नॉर्थन और नदर्न और ईस्टर्न वाला जो पार्ट है भारत का, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र, यहां पर हमें जो लैंग्वेज दिखाई देती है वो यहाँ यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि एक ही मूल भाषा हमें दिखाई देती, कौन सी? हिंद आर्य भाषा। सबके समझ में आ गया। लेकिन आगे चल के हमें पूरे इंडिया में किसका विकास दिखाई देता है? संस्कृत का विकास दिखाई देता है। संस्कृत जो है उसका विकास दिखाई देता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सदर्न वाले पार्ट की, तो इंडिया का ये जो सदर्न पार्ट है यहाँ पर हमें कौन सी लैंग्वेज दिखाई देती है? द्रविडियन लैंग्वेज दिखाई देती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इंडिया का नदर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, वहां पर हमें मूल रूप से हिंद आर्य दिखाई दे रहे हैं। सदर्न पार्ट जो है वहां पर हमें द्रविडियन दिखाई दे रहा है, द्रविडियन भाषा को बोलने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। वही इंडिया का जो विंध्यन वाला पार्ट है ना, यहाँ पर हमें ट्राइबल्स दिखाई देते हैं। आज भी आप देखो कि ऐसा ही कुछ है। तो उत्तर और दक्षिण के मध्य में विंध्यन वाला जो क्षेत्र है वहां पर हमें आदिवासी दिखाई देते हैं। इसके बावजूद हमें पता लगता है कि विंध्यन की जो सीमा वो अलंघ्य नहीं थी। ऐसा नहीं है कि इसने एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया था। विंध्यन के नॉर्थ से साउथ में लोग आ रहे थे, साउथ से नॉर्थ में जा रहे थे, तो भले ही नॉर्थ में हमें एक अलग भाषा कल्चर दिखाई दे रहा है, साउथ में अलग भाषा कल्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी लगातार इसमें आदान प्रदान इनके बीच में होता रहा है, ठीक है। अंत में ये बोल रहा है कि हमें पता लगता है कि जो इंडिया में अगर हम बात करें प्राकृतिक संपदा की, तो बड़े लेवल पर हमें नेचुरल रिसोर्सेज दिखाई दे रहे हैं। उन नेचुरल रिसोर्सेज में बात कर रहा है कि हमें जंगलों में शिकार के लिए जानवर मिलते हैं, पशुओं के लिए चारा मिलता है, ईंधन के लिए लकड़ी, ये सारी चीजें हमें मिल रही थी। मतलब शुरू से ही जो भारत है ना वो एक तरह से बोल सकते हैं प्राकृतिक संपदा के मामले में काफी रिच रहा है, काफी प्रॉस्पर रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि अगर हम स्पेसिफिक मेटल की बात करें तो भारत में हमें तांबा मिलते हुए दिखाई देता है। तांबे का प्रयोग कब चालू होता है? सबसे पहला जो मेटल था हमने यूज किया था तांबा नवपाषाण काल के बाद, जिसको आपने चालकोलिथिक एरा कहा था, ठीक है। और तांबे की अगर स्पेसिफिक इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो झारखंड का सिंहभूम हजारीबाग वाला क्षेत्र है, हजारीबाग वाला क्षेत्र है। राजस्थान की जो खेतरी की खानें हो जाएंगी, ठीक है। तो तांबे का जो प्रयोग है हमें यहाँ पे स्पेसिफिक बता रहा है कि औजारों को बनाने में किया जाए। सबसे पहला जो मेटल था वो तांबा ही था। तांबे की अगर स्पेसिफिक बात करूं तो झारखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र जो है वहां पर हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तांबे का उपयोग भारत में पहली धातु के रूप में हुआ था। इसी वजह से आज आप देखते हो इंडियन कल्चर जो है हमारा, हिंदू कल्चर, उसमें हमें दिखाई देता है कि जो तांबा है उसको बहुत प्योर माना जाता है, पवित्र माना जाता है। कई सारे ऐसे रिचुअल्स होते हैं जहां पे तांबे धातु का प्रयोग किया जाता है, अगर आप हिंदू फैमिलीज में देखोगे, ठीक है। बोल रहा आगे चल के जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है, प्रोटो हिस्टोरिक एरा, वहां पर कांसे का प्रयोग होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, बड़े लेवल पर कांसे का प्रयोग होता है। लेकिन अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंपैरिजन आप दूसरे ब्रॉन्ज एज देखो, चाहे मिस्र हो गया, चाहे मेसोपोटामिया हो गया, वहां के कंपैरिजन इंडस वैली सिविलाइजेशन में इतना ज्यादा ब्रॉन्ज का यूज नहीं हो रहा था। उसका रीजन यहां पर बताता है राइटर। क्या रीजन था कि कांसा कैसे बनता था? तांबा और टिन दोनों को मिलाकर बनता था। और भारत में टिन के पर्याप्त भंडार हमें नहीं दिखाई देते। कुछ क्षेत्र था थोड़ा बहुत टिन मिलता था, बाकी पूरा का पूरा टिन जो है वो हम इंपोर्ट करते थे। कहां से? अफगानिस्तान इनिशियली, और बाद में चोलास के टाइम पीरियड में बर्मा और मलय प्रायद्वीपों से भी हम इसका इंपोर्ट किया करते थे। तो तांबे के एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, और बड़े लेवल पर नहीं दिखता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में तांबा। उसका रीजन क्या था? क्योंकि हमारे पास खुद टिन नहीं था, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बड़े लेवल पर औजार नहीं बन रहे। लेकिन चोलास के टाइम पीरियड में क्योंकि बर्मा और मलय से इसका इंपोर्ट होगा, तो हमें पता लगता है कि अब बड़े लेवल पर चोला के टाइम पीरियड में कांसे के आपको मूर्तियां वगैरह दिखने चालू होंगे, ठीक है। लॉ एस्क की बात करूं तो भारत लॉ एस्क में समृद्ध रहा है, बड़े लेवल पर हमें दिखाई देता है। और यही रीजन है कि आगे चलकर आप लेटर वैदिक टाइम पीरियड में देखते हैं धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है, और फिर महाजनपद बनते हैं, फिर एम्पायर बनता है। उन सब में इसकी भूमिका थी, क्योंकि भारत में हमें लॉ एस्क के पर्याप्त भंडार दिखाई देते हैं। झारखंड, पूर्वी
पूर्वी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और यही रीजन है कि इन्हीं स्पेसिफिक क्षेत्र, मगध की बात करो, सातवाहन की बात करो, अवंती की बात करो, यही पावरफुल बनकर उभरते, क्योंकि इन रीजन में, ये पर्टिकुलर रीजन में हमें लौह इस्पात दिखाई दे रहा था, तो उसका उन्होंने प्रयोग किया औजारों हथियारों को बनाने में, और यही कारण बना कि वो आगे जाके बहुत प्रॉस्पर बनते हैं। ठीक है, लास्ट में सीसा की बात करें, शीशा जो कहां पाया जाता था, आंध्र प्रदेश में, आसपास के क्षेत्र में, और सातवाहन जो है वो यही रहते थे। इसी वजह से आप देखते हैं सातवाहन जो कॉइन इशू करते हैं ना, शीशे के कॉइन वो जो है इशू करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे कुछ और बता रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज, चांदी, चांदी का हमें सबसे पहले प्रयोग दिखाई दे रहा है आहत सिक्कों के रूप में, पंचमार्क कॉइन। तो चांदी जो है बहुत ज्यादा भारत में नहीं मिल रहा था, काफी विरल था, ज्यादातर हम जो है इसे इंपोर्ट ही कर रहे थे। सोने की अगर हम बात करें तो सोना एक तो प्लेसर से मिलता है। प्लेसर बेसिकली क्या होता है, नदी धारा के जो जमाव होता है, उस जमाव में हमें सोने के निक्षेप मिलते हैं, जिसको अलग से निकाला जाता है। तो उन निक्षेपों के द्वारा, और अगर स्पेसिफिक अगर खान की बात करें तो बोल रहा है कोलार की जो कर्नाटक में खाने हैं, वहां से हमें गोल्ड मिलता है। अगर गोल्ड की बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो भारत में जो इतने ज्यादा गोल्ड कॉइन्स वगैरह कुछ भी इशू किए जा रहे थे, उसका सोर्स क्या था, उसका सोर्स इंडिया नहीं था, उसका सोर्स बेसिकली क्या था, सेंट्रल एशिया, रोमन एम्पायर, वहां से गोल्ड जो है इंडिया लगातार इंपोर्ट कर रहा था। क्लियर हो गया। लास्ट बोल रहा है कि भारत जो है रत्न और मोतियों के मामले में भी काफी प्रॉस्पर रहा है। दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में रत्न मोतियां मिलते हैं, और ये जो भारत का एक रिसोर्स है, इसने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था रोमन्स को। रोमन्स जो है भारत के रत्न और मोतियों को खरीदने के लिए हमेशा लालायित रहते थे। तो ये था हमारा आज का सेशन। बेसिकली हमने आज क्या क्या डिस्कस करा, भारत का हमने एक तरह से भौगोलिक ढांचा को देखा, और इस भौगोलिक ढांचा में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे लिए जानना जरूरी था। पहले हमने देखा भारत की स्थिति, पर्टिकुलर कहां पर लोकेटेड है ना, कौन से हेमिस्फेयर में है, किस तरह से उसका फॉर्मेशन हुआ। फिर हमने देखा कि जितनी भी नदियां हैं उसके बारे में हमने देखा मॉनसून का क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमने जंगलों का प्रभाव देखा, ठीक है, कि इसका कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन और संस्कृति क्यों इस तरह से डेवलप हुई है। फिर हमने देखा भारत में ही स्पेसिफिक अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृतियां क्यों बनी है, क्योंकि ज्योग्राफिकली इतनी डाइवर्सिटी है कि कल्चरल डाइवर्सिटी ऑटोमेटिक आनी ही आनी थी। लास्ट में हमने कुछ प्राकृतिक संसाधन, धातु वगैरह के बारे में डिस्कस किया, जिसका हमें आगे इंपैक्ट दिखाई देता है। तो बस ये था हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट क्लास है, इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी कराना पड़ा। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कहीं भी कोई भी डाउट है प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे कल के सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। अब तक जितना कराया प्लीज उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, मल्टीपल टाइम्स आप उसे रिवाइज करिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।